हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कल के डेट में यानी कि 17 अगस्त को जो पेपर हुआ ग्रुप डी का, उसमें साइंस के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे सारे शिफ्ट को मिला करके। अब देखो, सारे शिफ्ट को अगर मिला दोगे आप तो टोटल 75 सवाल बनते हैं, एक शिफ्ट में 25 सवाल। लेकिन यहाँ 85 सवाल है क्योंकि पेपर जो है ऑनलाइन होता है। बहुत सारे सवाल जो होते हैं स्टूडेंट्स को याद नहीं होता है कि एक्चुअल में कैसा सवाल था, क्या था। तो कुछ सवाल होते हैं जो दिमाग में अटक जाते हैं, याद हो जाता है कि हाँ ये सवाल था। कुछ सवाल होते हैं जो बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रह पाता है। इसीलिए एग्जैक्ट 75 क्वेश्चंस कौन से पूछे गए थे ये तो पता नहीं है। हाँ, 50 सवाल समझ में आया कि ये सारे पूछे गए थे। अब इसमें से भी हो सकता है कुछ सवाल ऐसे हो जो पूछे नहीं गए हो, या जो सवाल आप देखोगे उसमें कुछ अलग तरीके से पूछा गया हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि मैटर वही है, पेपर ऑनलाइन है तो जितना जिसको समझ में आ रहा है, जितना जिसको याद है, उस हिसाब से वो बताते चलता है, एग्जैक्ट सवाल नहीं बताता है। तो आपको मतलब भी नहीं है कि एग्जैक्ट सवाल क्या था। आपको यहाँ पर ये देखना है कि किस टॉपिक से सवाल पूछे गए थे, आपको कौन से टॉपिक जो है अच्छे से कवर करना है, ये इम्पॉर्टेंट है। और जो पेपर हुआ कल का, उससे इतना समझ में आया कि एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। अब एक आध क्वेश्चन ऐसे जो है ज़रूर पूछे जाएंगे जो समझ में नहीं आएगा आपको कि कहाँ से पूछा गया। वो हर सब्जेक्ट में होता है, चाहे साइंस हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो। एक आध सवाल जो है ऐसा आपको दिख जाएगा, आपका समय खाएगा वो कि ये कौन सा सवाल है, कहाँ से पूछा है। बाकी 95% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने पढ़ा होगा और आपके सिलेबस से होगा। और जो भी सवाल पूछे गए हैं 17 अगस्त को, जो भी मुझे समझ में आया है, वो सारे एनसीईआरटी के बुक में आपको मिल जाएंगे क्लास 9th और 10th में। तो अगर आपने एनसीईआरटी सीरीज को भी प्रॉपर तरीके से देखा होगा तो सारे क्वेश्चन जो है आप बना करके आए होंगे। और ये देखो, मैंने रिएक्शन के ऊपर 3 वीडियो डाला था, है ना। रिएक्शन के ऊपर मैंने 3 वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि क्लास 10th के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस दिए गए हैं उन सबको हम लोग कवर करेंगे। और 3 वीडियो मैंने डाला था और इसी 3 वीडियो से टोटल जो है लगभग 7 से 8 प्रश्न पूछे गए हैं एक दिन में, यानी केवल 17 अगस्त को 7 से 8 प्रश्न पूछे गए हैं। और जब तक आपका पेपर चलेगा ना, तब तक यहाँ से प्रश्न पूछते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे कहा था रट लो, परीक्षा से पहले रट लो। तो अगर अभी भी आपने नहीं देखा है इन 3 वीडियोज़ को तो आप ज़रूर जा करके देख लें। और टेलीग्राम पर मैंने इसका PDF भी प्रोवाइड करवा दिया हुआ है, तो आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक सवाल देखो पूछा गया था फेरस सल्फेट के हीटिंग से। अब एग्जैक्ट सवाल क्या था ये मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ इस इक्वेशन पर सवाल पूछा गया था। और केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में इस वाले वीडियो में मैंने यहाँ पर आपसे कहा था कि ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। डेफिनेटली मैंने VVI मार्क किया था, डेफिनेटली आपसे कहा था कि यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे और यहीं से सवाल पूछा गया है। फेरस सल्फेट को हीट करने से ये सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर लिखी हुई। वीडियो पॉज करके जो है आप इसको एक बार फिर से पढ़ लें। और अगर आपने इस वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके देख लो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इन दोनों में से भी किसी एक को चूज करना हो, हालांकि दोनों सही है, लेकिन इन दोनों में से किसी एक के साथ जाना हो तो आप सिल्वर ब्रोमाइड के साथ जाएंगे। क्लोर अल्कली प्रोसेस के ऊपर सवाल पूछा गया था। जिप्सम को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो ये तो 5 प्रश्न है जो इसी वाले 3 वीडियो से पूछा गया है। ये 5 प्रश्न है, हालांकि 75 क्वेश्चंस मेरे पास नहीं है, 50 में ये 5 है। और भी सवाल पूछे गए थे, लगभग 7 से 8 सवाल पूछे गए थे केवल इन 3 वीडियोज से, केमिकल रिएक्शन से। तो ये जो 5 सवाल है देखो मैंने आपको करवाया हुआ है। ये फेरस सल्फेट वाला मैंने आपसे कहा। उसके बाद देखो सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का है, यानी कि प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया के ऊपर सवाल पूछा गया है। अभी इसमें बहुत सारी बातें हैं जहाँ से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत सारी बातें हैं, आपसे सवाल पूछा जाएगा सिल्वर क्लोराइड को हम प्रकाश में रखेंगे तो क्या बनेगा, किसमें टूटेगा, सिल्वर का रंग कैसा होता है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल जो है यहाँ से अभी पूछे जाएंगे आपके आने वाले एग्जाम में। अभी तो बस इससे पूछा गया है कि सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किस में किया जाता है। इसमें बहुत सारी जानकारी है जो यहाँ पर मैंने लिख दिया हुआ है, यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहें। उसके बाद क्लोर अल्कली प्रोसेस उसी केमिकल रिएक्शन वाले वीडियो में है। मैंने आपसे कहा था ब्राइन है, ये नमक पानी का घोल है, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे तो यहाँ पर कास्टिक सोडा बनेगा, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन गैस यहाँ पर उत्सर्जित होती है और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। तो ये क्लोर अल्कली प्रोसेस है। यहाँ पर हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या क्या उपयोग है, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। तो यहाँ से भी अभी काफ़ी सारे सवाल पूछे जाएंगे। अभी तो एक ही दिन एग्जाम हुआ है, अभी तो केमिकल रिएक्शंस के ऊपर भर भर के सवाल पूछे जाएंगे।
उसके बाद पूछा गया था ब्लीचिंग पाउडर से सवाल, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है और इसका क्या उपयोग है, ये दोनों सवाल पूछे गए हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है, जो शुष्क भखरा हुआ चूना होता है उस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कराने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। जो मेन ब्लीचिंग एजेंट है ब्लीचिंग पाउडर में वो है क्लोरीन गैस। इसका इस्तेमाल जो है ब्लीचिंग एजेंट के रूप में और ऑक्सीकारक के रूप में, जल को शुद्धिकरण करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर के लिए भी आप तैयार रहें, यहाँ से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। तो यही आपको मेनली पता करना है। एग्जैक्ट सवाल पूछा गया था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किस टॉपिक से सवाल पूछा गया था, हमें क्या तैयार करके रखना है, ये सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है और यही सारी चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से याद रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम केमिकल रिएक्शन वाले टॉपिक में मैंने आपको ये करवाया हुआ है हाल ही में। तो यहाँ देखो पूछा गया था कि जिप्सम को हीट करने पर क्या मिलेगा, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाओगे तो जिप्सम मिलेगा। इसके ये रासायनिक नाम है, ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। रेडॉक्स रिएक्शन को मैंने काफ़ी अच्छे से कवर कराया हुआ है, काफ़ी सारे एग्जांपल्स मैंने आपको करवाया हुआ है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये सब जो है आपको पढ़ना है केमिकल रिएक्शन वाले वीडियो में जा करके। और देखो कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। आर्गन है, नियॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, इनमें किसकी परमाणुकता जो है अधिक है, तो आर्गन की परमाणुकता 1 है, नियॉन की 1 है, फास्फोरस की परमाणुकता 4 है और सल्फर की 8 है। तो सल्फर हमारे यहाँ पर राइट आंसर होता। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है, व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है, हम लोगों ने जस्ट देखा थोड़ी देर पहले। प्रकाश संश्लेषण की संतुलित अभिक्रिया क्या है, तो 6-6-1-6, 6-6-1-6, बस ऐसे ही आपको ध्यान में रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, वाटर के 6 अणु, बनेगा ग्लूकोज का 1 अणु और ऑक्सीजन के 6 अणु। प्रतिरोध R के तार को यदि 2 समान भागों में विभाजित कर दिया तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या होगा, R = L/A होता है, ये प्रतिरोध का फॉर्मूला है। यहाँ देखो R डायरेक्टली L के है, तो अगर हम तार को 2 समान भागों में बांट दें इसका मतलब ये हुआ कि हमने लंबाई को आधी कर दी। अगर लंबाई आधी हो जाती है तो जो प्रतिरोध है ये भी आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होता है वो R/2 होता है। पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है, तो रंध्रों के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा। निम्न में कौन ओम के नियम को सही दर्शाता है, तो ओम का नियम होता है V/I = R। अगर हम चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करें, यानी कि लंबाई में, मोटाई में या फिर तापमान में कोई परिवर्तन ना करें, तो V/I का जो अनुपात होता है वो नियत होता है और ये प्रतिरोध कहलाता है। यही ओम का नियम है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के प्रकृति पर आधारित प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में मैंने आपको करवाया हुआ था, जो मैं साइंस का सेट करवा रहा था ग्रुप डी के लिए, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल में जाकर के एंटर करती है। जैसे ये बार मैग्नेट है, ये साउथ पोल है, मान लो ये नॉर्थ पोल है, तो ऐसे ये नॉर्थ पोल से एन से निकलना, एन से नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल में जाकर के एंटर करती है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफ़ी पास होते हैं वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र काफ़ी मजबूत होता है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा के प्रकृति पर सवाल पूछे गए थे। उसके बाद एक सवाल था 4 ओम 6 ओम के 2 प्रतिरोधक है, 2 रजिस्टर्स हैं, उन दोनों को श्रेणी क्रम में लगाया गया है 5 वोल्ट के बैटरी के साथ। 4 ओम प्रतिरोधक में कितना वोल्ट प्रवाहित होगा, यानी 2 प्रतिरोधक है इस प्रकार से, एक 4 ओम का है, एक 6 ओम का है और 5 वोल्ट के बैटरी से इसे कनेक्ट किया गया है। हमसे पूछा ये है कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि जो वोल्टेज है, विभवांतर है, वो क्या होगा। अब जानते हो अगर हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों को जोड़ते हैं तो जो ये वोल्टेज है, ये विभवांतर है, ये बढ़ जाता है प्रतिरोध के हिसाब से। अगर समानांतर क्रम में होता तो करंट बढ़ जाता। यहाँ पर करंट दोनों में समान ही चलेगा, लेकिन कितना चलेगा हमें नहीं पता है, तो हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें चाहिए ये विभवांतर चाहिए, तो V/I में R, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। R तो हमें पता है कि 4 ओम है, लेकिन I नहीं पता है, तो I हम पहले निकालेंगे। I यहाँ पर V/R इक्विवेलेंट हो जाएगा, यानी कि समतुल्य प्रतिरोध। V हमारा यहाँ पर 5 है और समतुल्य प्रतिरोध क्योंकि ये श्रेणी क्रम है तो सिंपली हम जोड़ देंगे, तो 6 और 4 10 हो जाएगा, यानी कि 0.5। इसी 0.5 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे और यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी कि 2 वोल्ट। ये जो 5 वोल्ट है ना, ये बढ़ जाएगा, यहाँ पर 2 वोल्ट और यहाँ पर 3 वोल्ट। आप चाहो तो यहाँ पर निकाल सकते हो, 5 वोल्ट में से 2 वोल्ट यहाँ पर गया तो 3 वोल्ट यहाँ पे होगा। आप चाहो तो इसको निकाल लो, यहाँ पर निकालोगे तो I में R हो जाएगा, यहाँ पर I का मान
0.5 एम्पियर ही रहने वाला है, और यहाँ पर 6, तो यहाँ पर देखो 3 वोल्ट हमारा आंसर आ गया। तो अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं तो विभवांतर जो है वो बढ़ जाता है प्रतिरोध के हिसाब से, और अगर समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो करंट बढ़ जाता विभवांतर के हिसाब से। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाता वो 2 वोल्ट हो जाता है, क्योंकि हमसे 4 ओम के लिए पूछा था। फ्यूज तार की क्या विशेषता होती है? फ्यूज तार के बारे में तो सबसे पहले आप याद रखें कि फ्यूज को लगाया जाता है डिवाइस के साथ श्रेणी क्रम में, और ये फ्यूज काम करता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे। जो फ्यूज है इसका जो रेजिस्टेंस है वो उच्च होना चाहिए, यानी कि प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, और जो गलनांक है वो निम्न होना चाहिए। फ्यूज तार जो है ये पतली होनी चाहिए और छोटी होनी चाहिए, पतली और छोटी होनी चाहिए। मॉर्फिन जो कि एक नशीला पदार्थ है, किससे प्राप्त किया जाता है? यह प्राप्त किया जाता है पॉपी प्लांट से। पॉपी प्लांट के जो सीड्स होते हैं वहाँ से मॉर्फिन को प्राप्त किया जाता है, पॉपी सीड से। जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए, अगर वस्तु को हम रखते हैं फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में तो सी से परे यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। वास्तविक और उल्टा होगा और बड़ा होगा। लेकिन अगर मान लो वस्तु को रख दें वक्रता केंद्र से परे, सी से परे, यहाँ पर प्रतिबिंब बना था, लेकिन इस बार हमने वस्तु को ही डाल दिया यहाँ पर, तो प्रतिबिंब का निर्माण फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होगा। वास्तविक और उल्टा होगा, लेकिन इस बार छोटा होगा। तो ये टेबल जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक के ऊपर प्रश्न जो है आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो तैयार रहें आप। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? F = R/2 पर प्रश्न पूछा गया था। डेटा यही रहा हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि यही रहा हो, लेकिन हाँ इस पर सवाल पूछा गया था। जो R है 30 है, तो 30/2 ये 15 हो जाएगा। यहाँ पर 15 कर देना, 15 सेंटीमीटर। कोशिका के किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ये लाइसोसोम को कहा जाता है। और प्रोटीन फैक्ट्री कोशिका के अंदर कहा जाता है राइबोसोम को। उसके बाद पावर हाउस यानी कि कोशिका की शक्ति गृह या ऊर्जा घर, ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। रसोई घर कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को, प्लांट सेल के अंदर। आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? जो आधुनिक आवर्त सारणी है जिसे मोजले ने दिया है, इसमें तत्वों को रखा गया है परमाणु द्रव्यमान नहीं, परमाणु क्रमांक के आधार पर। ठीक है, परमाणु क्रमांक के आधार पर। आवर्त सारणी के जनक कहे जाते हैं मेंडलीव। उनका जो आवर्त सारणी था वो आधारित था परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। 2 क्रमागत समजातीय श्रेणी के आणविक द्रव्यमान में अंतर कितना होता है? जैसे यहाँ देखो, ये एल्केन का हमारे पास होमोलोगस सीरीज है, समजातीय श्रेणी है। पहला मेंबर मिथेन है, उसके बाद इथेन है, तीसरा प्रोपेन, चौथा ब्यूटेन, उसके बाद पेंटेन, हेक्सेन। तो ये एक होमोलोगस सीरीज है। तो आप इस होमोलोगस सीरीज में ये केवल एल्केन का, आप चाहो तो एल्कीन का उठा लो, एल्काइन का उठा लो, एल्कोहल का उठा लो, किसी का भी आप उठाओगे होमोलोगस सीरीज, वहाँ पर आप लगातार 2 को उठाओगे ना, तो उसके बीच में देखना CH2 का अंतर होगा। CH2 का अंतर होगा। जैसे इन दोनों में देखो CH2 का अंतर है, यहाँ पर 2 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है, उसके बाद यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो CH2 का अंतर है। ऐसे ही यहाँ पर CH2 का अंतर होगा, ऐसे ही यहाँ पर CH2 का अंतर होगा, और CH2 का द्रव्यमान जो होता है वो 14 होता है, 14 AMU। तो 14 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा गर्भ निरोधक है? देखो यहाँ पर सवाल जो है ना, ये गर्भ निरोधक के ऊपर सवाल पूछा गया था। मतलब प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, गर्भधारण को रोकने के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं? इनमें देखो कॉपर टी है, कॉन्डम है, ये गर्भ निरोधक पिल्स होते हैं। ट्यूबेक्टमी यानी कि स्त्री नसबंदी, फेलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया जाता है, फेलोपियन ट्यूब में ही निषेचन की प्रक्रिया होती है, जायगोट बनता है। तो ये सारे जो तरीके हैं ना, ये प्रेगनेंसी को रोकने के लिए है। अब सवाल एक्चुअल में किस प्रकार से पूछा गया था वो नहीं पता है, लेकिन आप याद रखो ये सारे जो मेथड्स हैं इनके सहायता से प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। अगर ट्यूबेक्टमी कर ली जाती है तो परमानेंटली ये हो जाता है कि हाँ अब जो महिला है वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। लेकिन ये सारे जो है ये एक टेम्परेरी मेथड है, जब तक इन सब का इस्तेमाल किया जाएगा महिला प्रेग्नेंट नहीं होगी। फिर इन सब का इस्तेमाल अगर बंद कर दिया जाए तो महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। लेकिन ट्यूबेक्टमी के बाद जो है महिला ये परमानेंटली हो जाएगा, ऐसा कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो अलैंगिक प्रजनन के देखो ये सारे प्रकार हैं, कौन से जीव हैं जो कौन सा प्रकार अपनाते हैं। तो ये सारी बातें जो है यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, ये मैंने आपको करवाया हुआ है NCERT वाले प्लेलिस्ट के अंदर रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, और ये सब आपको क्लास 10th में भी मिल जाएगा।
तो एक बार वीडियो पॉज करके इस पर नज़र आप डाल लेना। आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और परमाणु त्रिज्या क्रमशः है और क्रमशः है। देखिए, आवर्त सारणी में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, जो लिथियम है ये समूह संख्या 1 का तत्व है, समूह संख्या 1 का तत्व है, और जो फ्लोरीन है ये समूह संख्या 17 का तत्व है। तो जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो देखो क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता ये बढ़ती चली जाती है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि ये भी बढ़ती है, जो आयनीकरण ऊर्जा है ये भी बढ़ती है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जो आपसे पूछा गया है, प्रभावी नाभिकीय आवेश ये भी बढ़ता है, परमाणु त्रिज्या जो ये घटती है। तो यहाँ पर होता बढ़ता है और यहाँ पर घटती है, ठीक है। यहाँ पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये इंक्रीज होगा और यहाँ पर एटॉमिक रेडियस जो है यहाँ पर डिक्रीज होगी। पीएच का पूर्ण रूप क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन में कुल कोषों की संख्या कितनी होती है? कार्बन जो है ये आवर्त संख्या 2 का तत्व है, तो आवर्त संख्या बराबर कुल कोषों की संख्या। कार्बन में कुल कोषों की संख्या 2 है क्योंकि आवर्त 2 का तत्व है। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के रक्त का थक्का बनवाता है। अगर आपसे पूछ दे खनिज के बारे में तो आंसर आपका कैल्शियम होगा। अगर आपसे पूछ दे कोशिका के बारे में तो आंसर आपका प्लेटलेट होगा। अगर आपसे पूछ दे प्रोटीन के बारे में तो प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन। प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन प्रोटीन्स होते हैं जो रक्त का थक्का बनवाते हैं, बनाने में सहायक है। वर्षा के पानी का धीरे धीरे जमीन में रिसना क्या कहलाता है? एनटीपीसी में भी ये प्रश्न पूछा गया था, इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। साइक्लोहेक्सेन में कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? बेंजीन की संरचना आप जानते हो, ये बेंजीन की संरचना है। इसमें क्या है कि हर कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन है। ये भी आपसे पूछा ही जाएगा, ये आप याद ही रखो। बेंजीन का ये रासायनिक सूत्र है, बेंजीन की खोज माइकल फैराडे ने की थी। इस बेंजीन से आप क्या करो, ये जो डबल बॉन्ड है इसको हटा दो। अगर आप इसको हटा दोगे तो हर कार्बन के ऊपर अब 2 हाइड्रोजन लगेंगे, क्योंकि कार्बन को बनाने हैं 4 बॉन्ड्स, 1 2 3 4 5 6। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, तो C6H12। तो साइक्लोहेक्सेन में, ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। सामान्यतः धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ये भी धातु के ऑक्साइड, ये भी धातु का ऑक्साइड है, ये भी धातु का ऑक्साइड है, लेकिन ये क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है, ये अम्लीय भी है क्षारीय भी है। उसके बाद अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड ये सारे उदासीन ऑक्साइड है। होने चाहिए थे अम्लीय, लेकिन ये उदासीन ऑक्साइड है। ये होने चाहिए थे क्षारीय, लेकिन ये अम्लीय भी है और क्षारीय भी है। फल को कृत्रिम रूप से पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? प्राकृतिक रूप से जो फल है वो पकता है पेड़ों पर इथाइलिन हार्मोन के कारण, C2H4 के कारण, इथाइलिन हार्मोन के कारण। इसी को आप एथीन हार्मोन बोल सकते हो। ये एकमात्र पादप हार्मोन है, इसी को इथाइलिन बोलते हैं, एथीन बोलते हैं। ये एकमात्र पादप गैसीय हार्मोन है और कृत्रिम रूप से पकाया जाता है इससे एसिटाइलिन की मदद से। कैल्शियम कार्बाइड आपने सुना होगा, कैल्शियम कार्बाइड CaCO2 का हम इस्तेमाल करते हैं। नमी के संपर्क में आने पर एसिटाइलिन गैस जो है रिलीज होती है और यही फल को पकाती है। एड्स का पूर्ण रूप है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है हर साल। HIV जो है ये RNA वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है और ये एक रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस कहने का मतलब ये हुआ कि ये अपने RNA को DNA में कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि इसके पास एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। मच्छर के काटने से एड्स जो है ये नहीं फैलता है। निम्न में कौन प्रदूषण का संकेतक है? तो लाइकेन एक ऑप्शन में था, लाइकेन जो कि कवक और शैवाल का सहजीवीय संबंध है, ये प्रदूषण का संकेतक है। जहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा होता है वहाँ पर लाइकेन ग्रो नहीं करता। एक और आप नाम याद रखें, माइकोराइजा। माइकोराइजा ये कवक और उच्च पादप के बीच सहजीवीय संबंध है, माइकोराइजा। एक अवतल दर्पण
से 25 सेंटीमीटर दूरी बिंब रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब कितना आवर्धित है? देखो ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण के सामने जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंब को रखा गया है। जो बिंब की दूरी है यानी जो वस्तु दूरी है, आप उसे हमेशा लेंगे निगेटिव, ठीक है, हमेशा लेंगे निगेटिव। और प्रतिबिंब देखो वास्तविक है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने ही बनता है। तो अगर दर्पण के सामने ही बन जाए, मतलब वस्तु के साइड ही बन जाए प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब दूरी भी निगेटिव। अब आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में वस्तु की ऊंचाई, लेकिन हमें ऊंचाई नहीं दिया गया है, हमें दिया गया है वस्तु दूरी और प्रतिबिंब का दूरी। तो हम यहाँ पर लगाएंगे -v बट्टे में u। अब देखो v है -25, u का मान है -30, सॉरी मैंने यहाँ पर उल्टा वैल्यू पुट किया है। v जो है हमारा वो -30 है, तो ये हमारा 30 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और u है -25, तो ये हो जाएगा -1.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो जो आवर्धन का जो मान है यानी कि जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है का मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब है उसका आकार जो है वस्तु के आकार से बड़ा है। और यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है ये बताता है कि जो प्रतिबिंब है वो उल्टा है। और आप जानते हो दर्पण के केस में जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है। न्यूलैंड के द्वारा किए गए तत्वों के वर्गीकरण में प्रथम और अंतिम तत्व कौन से थे? न्यूलैंड ने कहा था कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही विद्यमान है, जो कि बाद में गलत हो गया। और इन्होंने जो वर्गीकरण दिया था उनमें जो पहला तत्व था वो हाइड्रोजन था, और जो अंतिम तत्व था वो थोडियम था। न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है वो केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडा का ये सूत्र है Na2CO3.10H2O। यह है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। उसके बाद ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे बोलते हैं बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा। इसी में हम टार्टरिक एसिड मिला दें तो बेकिंग पाउडर बनता है। सिनकोना के वृक्ष से किसकी दवा प्राप्त की जाती है? सिनकोना के वृक्ष से क्विनोन जो दवा है ये प्राप्त किया जाता है, ये मलेरिया की दवा है। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, कशेरुकी होते हैं, उनके लीवर में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या रोल होता है? इसका फंक्शन क्या होता है लीवर में? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये लीवर सेल्स में ज़्यादा होते हैं। ये जो है डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं, विष और औषधियों का विष हरण करते हैं। और याद रखिएगा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लिपिड सिंथेसिस करवाते हैं, यानी वसा का निर्माण जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवाती है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, प्रोटीन सिंथेसिस में इनका रोल ज़्यादा होता है। प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन के निर्माण में इसका रोल ज़्यादा होता है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यानी कि राइबोसोम जो होते हैं वो चिपके होते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन के संश्लेषण में RER का रोल होता है ज़्यादा, और SCR का रोल होता है लिपिड संश्लेषण में। धातु की क्रियाशीलता के क्रम पर आधारित प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। ये धातु की क्रियाशीलता श्रेणी है जो आपको याद रखना है। इस पर आधारित एक प्रश्न पूछा गया था, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? या फिर जो आकाश है, आसमान है, उसका रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कौन से रंग का प्रकाश है जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो वो है रेड लाइट। इसीलिए इसका इस्तेमाल जो है खतरे के संकेत के रूप में किया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो प्रकीर्णन होगा वो होगा बैंगनी रंग के प्रकाश का, यानी जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका जो स्कैटरिंग होगा वो सबसे कम होगा। रेड लाइट के पास वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका स्कैटरिंग प्रकीर्णन कम होता है। मनुष्यों में पाचन का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले क्या होता है? इंजेशन होता है, यानी हम लोग अंतर्ग्रहण करते हैं, यानी कि भोजन को हम लोग मुंह में डालते हैं, उसे हम अंतर्ग्रहण बोलते हैं। इंजेशन के बाद क्या होता है? भोजन को मुंह में डालने के बाद उसको पचाते हैं, डाइजेशन होता है। उसके बाद डाइजेशन के बाद जो है जो पाचित भोजन है वो हमारे ब्लड में चला जाता है छोटी आंत से, यानी कि एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है। उसके बाद उसका इस्तेमाल होता है, यानी कि एसिमिलेशन होता है, स्वांगीकरण होता है। और उसके बाद जो अपचित भोजन होता है उसको एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि निष्कासन होता है। तो अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, उसके बाद स्वांगीकरण और निष्कासन। किसी तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? देखो यहाँ प्रतिरोधकता के बारे में बोला है, यानी कि रो के बारे में बोला है। रो यानी कि रेजिस्टिविटी के बारे में बोला है। तो ये जो रेजिस्टिविटी है ये टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है।
जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो आपतन और परावर्तन किरण के मध्य कोण क्या होता है। देखो, अगर प्रकाश की किरण जो है वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो परावर्तन के बाद ये वक्रता केंद्र से ही परावर्तित होती है। यानी हुआ कुछ ऐसे, जैसे मान लो ये एक दर्पण है, ये ऐसे 90 डिग्री के एंगल पर प्रकाश की किरण आपतित होती है। आप जानते होंगे 90 डिग्री पर अगर आपतित होती है तो 90 डिग्री पर ही परावर्तित हो जाती है। यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, क्योंकि जिस रास्ते से प्रकाश की किरण आई उसी रास्ते से लौट गई, तो एंगल 0 डिग्री। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। ब्लीचिंग पाउडर के ये सारे प्रयोग हैं, ये सारे उपयोग हैं, तो इसको आप पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वह कैल्सीफेरोल है। इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। त्वचा में इसका संश्लेषण होता है। ये जो विटामिन है केवल जंतु भोज्य पदार्थ में पाया जाता है। जो मुख्य इसका स्रोत है वो है दूध है, कॉड लिवर ऑयल है, मक्खन है, ये सारे हैं। कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण के लिए आवश्यक है। अगर विटामिन डी की कमी जो है हमारे बॉडी में, तो हम जो अपने भोजन के साथ, डाइट के साथ कैल्शियम, फास्फोरस ये सब जो लेते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा हमारे बॉडी में। इससे हड्डियाँ और दांत जो है ये कमज़ोर हो जाएंगे। विटामिन डी के भी फॉर्म्स होते हैं, D2, D3। D2 को हम एर्गो कैल्सीफेरोल बोलते हैं, D3 कोले कैल्सीफेरोल बोलते हैं। बच्चों में अगर कमी हो जाए विटामिन डी की तो रिकेट्स होता है, और वयस्कों में कमी हो जाए तो ऑस्टियोमलेशिया होता है। उसके बाद फ्लेमिंग वाम हस्त नियम से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। फ्लेमिंग वाम हस्त नियम की सहायता से हम लोग बल की दिशा प्राप्त करते हैं। याद रखिएगा, बल की दिशा हम लोग प्राप्त करते हैं। और कैसे प्राप्त करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दी होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हम लोग रखते हैं इस वाले फिंगर को, इसे हम बोलते हैं तर्जनी उंगली। और विद्युत धारा की दिशा में हम लोग रखते हैं मध्य उंगली को। तो जब हम अंगूठा, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा इन सबको लंबवत रखते हैं इस प्रकार से कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ये तर्जनी उंगली और विद्युत धारा की दिशा में ये मध्य उंगली होगी, तो जो अंगूठा होता है ये बल की दिशा को दर्शाता है। ये फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी उंगली जो है किसको यहाँ पर दर्शाती है। और इस वाले नियम से, वाम हस्त नियम से, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से हम लोग बल की दिशा प्राप्त करते हैं। कशेरुकी दंड में कुल कितनी अस्थियाँ होती है। देखो 33 अस्थियाँ होती है एडल्ट में, माफ़ करना बच्चों में। जो बच्चा जन्म लेता है, पैदा लेता है, न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं उनमें 33 हड्डियाँ होती है। लेकिन एडल्ट में 26 ही हड्डियाँ होती है। देखिए 7 गर्दन वाले रीजन में, छाती वाले रीजन में 12 हड्डियाँ होती है, और जो हमारा ये अमाशय वाला रीजन है वहाँ पर 5 हड्डियाँ होती है। उसके बाद देखो ये सैक्रम संख्या में 1 है और ये 5 हड्डियों के फ्यूजन से बना हुआ है। कॉक्टेक्स ये भी संख्या में 1 है और ये 4 हड्डियों के फ्यूजन से बना हुआ है। तो 7, 12, 19 और 5 24। उसके बाद ये एक 25 और ये 26। तो ये 26 एडल्ट में है। लेकिन बच्चों में क्या है कि ये उनमें ये हड्डियाँ फ्यूज नहीं होती है, तो वहाँ पर हम टोटल काउंट करेंगे तो 33 हड्डियाँ आती है। विद्युत मोटर के भाग से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। विद्युत मोटर की सहायता से हम लोग विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये मैग्नेट है, ये आर्मेचर होता है। आर्मेचर यानी कि जो सॉफ्ट आयरन कोर होता है उस पर तार को लपेटा गया होता है, तो उन दोनों को मिलाकर हम आर्मेचर बोलते हैं। उसके बाद ये कम्यूटेटर होता है, विभक्त विलय। इसका काम होता है विद्युत धारा की दिशा को परिवर्तित करना। उसके बाद ये शाफ्ट होता है, ये ब्रश है। तो ये सारे पार्ट्स हैं। क्वाइल होता है, सॉफ्ट आयरन कोर होता है, चुंबक होता है, विभक्त विलय होता है, यहाँ पर ब्रश होता है और ये शाफ्ट होता है। इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि विभक्त विलय का काम क्या है। तो इसका काम होता है इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को चेंज करना। उसके बाद है रासायनिक समीकरण का संतुलन किसका पालन करता है। तो रासायनिक समीकरण का जो संतुलन हम करते हैं एक्चुअल में इसलिए करते हैं क्योंकि केमिकल रिएक्शन जो होती है वहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है लेवोजियर ने दिया था, जिसे हम फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। और एक और नियम होता है स्थिर अनुपात का नियम, जो दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। तो केमिकल रिएक्शन जब होती है ना, तो वहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है ये लागू होता है। इसीलिए बैलेंस करना जरूरी होता है केमिकल रिएक्शन को। अगर बैलेंस नहीं करोगे तो ये नियम जो है काम नहीं करेगा। निम्न में कौन कार्बन का अप्रूप नहीं है। कार्बन के अप्रूप के बारे में आप जानते हो, हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, ग्राफीन है। जिसमें जो कि ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक है, और सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ वो हीरा है जो कि कार्बन का अप्रूप ही है। वृक्क नलिका में निस्यंद से पूरी तरह से
पुनः अवशोषित कर लिया जाता है? 4 विकल्प में से दिया जाता है किसे पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, तो ये ग्लूकोज को अवशोषित कर लिया जाता है। जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट यहाँ पर प्राप्त होता है इसमें ग्लूकोज भी होता है, तो इस ग्लूकोज को ना इसी वाले रीजन में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। 100% जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी यूरिन में जो ग्लूकोज है वो नहीं दिखना चाहिए। और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके यूरिन में दिखता है, तो उस केस को हम ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। ग्लाइकोसूरिया यानी कि यूरिन में ग्लूकोज का डिटेक्ट होना। यहाँ पर याद रखिएगा बोमेंस कैप्सूल ये नेफ्रॉन का पार्ट है। उसके बाद लूप ऑफ हैनली ये नेफ्रॉन का पार्ट है। नेफ्रॉन के स्टडी को या फिर वृक्कों के अध्ययन को हम लोग नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। और ये जो नेफ्रॉन है ये उत्सर्जन तंत्र या फिर बोल दो जो किडनी है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो ये सारे वो 50 प्रश्न हैं जो मेरे नज़र में सवाल पूछे गए थे, और ये सवाल सब जो हैं ये आप ही लोगों के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, आप ही लोगों के द्वारा दिए जाते हैं कि हाँ ये सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो याद रखिएगा NCERT जो है आप इसको अच्छे से पढ़ लें। NCERT से अभी भर के सवाल पूछे जाएंगे, पूरा NCERT फिर से चाट लिया जाएगा इस एग्ज़ाम में। और जिनका भी पेपर है आज या आने वाले टाइम में, उन सभी को ऑल द बेस्ट।